हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एच डी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट के परिदृश्य से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के बारे में, जिसे कोहलर का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह जो सिद्धांत है यह सीटेट की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और यह अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इससे पिछले वीडियो में हमने अपने अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा और अब हम इस वीडियो के अंतर्गत कोहलर के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत में गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इन्होंने अपने हिसाब से जो अधिगम के सीखने की जो भी प्रयोग किए उनके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यह जो गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है यह सीटेट की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो प्रश्न है वो परीक्षा में बहुत बने हैं। पिछली अगर आप परीक्षा में देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आप यह वीडियो हमारा पूरा अंत तक देखते हैं तो आशा करता हूँ आपको यहाँ से 2-3 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे सीटेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के सिद्धांत के बारे में, जो कि गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहा जाता है। सबसे बात करते हैं इनके सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो मैक्स वर्दीमर, कर्ट लेविन, कोफका और कोहलर, यानी कि जो चार मनोवैज्ञानिक हैं ये चारों मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। यानी कि किसी न किसी रूप में इन चारों मनोवैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान इस अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में दिया है। इसलिए इन प्रवर्तकों में इन चारों का नाम आता है। इन चारों को प्रवर्तक माना जाता है, जिसमें मैक्स वर्दीमर है, कर्ट लेविन है, कोफका हैं और कोहलर हैं। इनको वुल्फ गैंग कोहलर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हैं तो वो कोहलर जी हैं। अगर हम बात करें कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत तथा समग्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सब इसके उपनाम हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसे अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो उसे सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत तथा समग्र के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक थे जिनमें से मैक्स वर्दीमर, कर्ट लेविन, कर्ट कोफका, वुल्फ गैंग कोहलर, ये सभी जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये सभी चारों जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने वहीं पर रहकर अपना प्रयोग किया था, जो उसके बाद में ये वहाँ से प्रयोग करने के बाद फिर वहाँ से ये अमेरिका चले गए और अपने कुछ प्रयोग जो थे इन्होंने अमेरिका में किए। तो ये जो चारों वैज्ञानिक हैं, अगर पूछा जाए कहाँ के रहने वाले थे तो ये जर्मनी के रहने वाले थे चारों मनोवैज्ञानिक। लेकिन इन्होंने प्रयोग कहाँ किया था, तो इन्होंने प्रयोग किया था अमेरिका में। अगली बात करते हैं गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। यानी कि जो इन्होंने एक शब्द दिया गेस्टाल्ट, तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, यानी कि गेस्टाल्ट मीन्स होता क्या है। तो जो गेस्टाल्ट है ये जर्मन भाषा का शब्द है, यानी कि जर्मनी के रहने वाले भी थे। तो इन्होंने जो गेस्टाल्ट का जो अर्थ दिया, तो गेस्टाल्ट जो की भाषा है वो जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र। पूर्णाकार या समग्र से मतलब होता है अपने आप में पूर्ण होना, अपने आप में समग्रता यानी कि संपूर्णता समाहित कर लेना। तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ पूर्णाकार या समग्रता से लिया जाता है। फिर अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो गेस्टाल्टवाद के जनक जो कहे जाते हैं वो मैक्स वर्दीमर कहे जाते हैं। तो मैक्स वर्दीमर जो कि गेस्टाल्टवाद के जनक कहे जाते हैं। इसके अलावा अगर गेस्टाल्ट प्रयोगकर्ता के नाम अगर पूछा जाए कि गेस्टाल्ट प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है, तो वो कोहलर को माना जाता है। यानी कि इन्होंने अगर प्रयोग जो किया था, इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, इन्होंने सुल्तान नाम के एक वनमानुष बंदर पे किया था। तो अगर प्रयोगकर्ता के नाम से अगर पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद में प्रयोगकर्ता कौन थे, तो वो कोहलर जी थे। कोहलर जी को प्रयोगकर्ता माना जाता है। फिर अगर पूछा जाए सिद्धांत प्रस्तुतकर्ता कौन थे, यानी कि गेस्टाल्टवाद का जनक मैक्स वर्दीमर माने गए। अगर प्रयोगकर्ता पूछे जाएं, अगर प्रयोगकर्ता पूछे जाते हैं तो वो कोहलर जी हो गए। और अगर सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया अगर ये पूछा जाए तो वो कुर्ट कोफका जो थे उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अब बचे कौन, कर्ट लेविन। जो चौथे मनोवैज्ञानिक बचे कर्ट लेविन, इन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया था, इसलिए इनको समर्थनकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो अगर एक सीरियल वाइज हम बात कर लेते हैं तो गेस्टाल्टवाद का जनक माना जाता है मैक्स वर्दीमर को, सिद्धांत का प्रयोगकर्ता माना जाता है कोहलर को, और अगर बात करते हैं सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया था, तो ये कोफका ने इसको प्रस्तुत किया था इस सिद्धांत को। और अगर बात करते हैं समर्थनकर्ता यानी कि सिद्धांत के समर्थनकर्ता कौन थे, तो वो कर्ट लेविन को इस सिद्धांत के समर्थनकर्ता के रूप में जाना जाता है।
अब हम बात करते हैं कि जो ये गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। तो इन्होंने बहुत सारे जानवरों पर प्रयोग किए, जिनमें से सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया वो सुल्तान नाम के एक वनमानुष पे, जो कि एक बंदर था, उस पे इन्होंने जो प्रयोग किया उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। और अगर बात करते हैं कि इन्होंने कहाँ प्रयोग किया था, तो जो वुल्फगैंग कोहलर थे, इन्होंने अमेरिकी द्वीप जिसका नाम था कैनरी, कैनरी एक अमेरिका में द्वीप है, वहाँ पर जाकर के इन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किए थे और अपने विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाले, जो कि गेस्टाल्ट सिद्धांतवाद के तत्व कहलाए या तत्व बने। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना कुछ और नहीं बल्कि नवीन सूझ का विकास करना या पुरानी सूझ को सुधारना है। यानी कि जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, ये मानते हैं कि जो सीखना है वो कुछ और नहीं है बल्कि नवीन सूझ का विकास करना या पुरानी सूझ को सुधारना है। यानी कि अगर आप नया कुछ सीख रहे हैं, तो जो कुछ भी नया सूझ आपके मस्तिष्क में नई क्रियाएं जो भी उत्पन्न होती हैं, नई सूझ जो भी उत्पन्न होती है, उनका जो विकास करना होता है, या आप जो पुरानी क्रियाएं कर रहे होते हैं उनमें अगर आप पुरानी सूझ में अगर आप सुधार करते हैं, तो यही सीखना हो जाता है। ये किसके द्वारा है? ये गेस्टाल्टवादियों का मानना है। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं, केवल थोड़ा बहुत ठीक से साइकिल चलाना अगर आप नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उसको पूरी तरीके से साइकिल चलाना सीख जाते हैं, तो आपने जो पुरानी सूझ थी, यानी कि आप पूरी तरह से साइकिल चलाने में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आप जब करते गए आप में सूझ और सुधार होता गया, तो आप अच्छे से साइकिल चलाना सीख गए। तो आपकी जो पुरानी सूझ थी उसमें सुधार हुआ, उसके द्वारा आपने सीखा। तो यह ऐसा सीखना कौन मानते हैं? तो ऐसा सीखना गेस्टाल्टवादी मानते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति समग्र रूप से परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है। यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जो सूझ के द्वारा जो सीख रहा होता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो व्यक्ति होता है वो समग्र रूप से यानी साक्षात रूप से प्रस्तुतिकरण करके परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है। यानी कि जो भी परिस्थितियां होती हैं उसके सामने प्रकट होती हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि इसीलिए यह जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसे अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये किसका मानना है? ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं कि जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कौन कौन से कथन दिए हैं इस अंतर्दृष्टि सिद्धांत के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं कोहलर के मतानुसार। यानी कि जो कोहलर मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि सूझ आकस्मिक ज्ञान है जब एक व्यक्ति स्थिति विशेष को देखकर निश्चित ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि कोहलर का मानना है कि जो सूझ होता है वो आकस्मिक हो जाता है, यानी आकस्मिक सूझ होती है, और एक व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति विशेष में फंसता है जिसमें उसको अचानक से सूझ उत्पन्न होती है उसमें, और वह सीख जाता है और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यह किसका मानना है? यह कोहलर का मानना है। अगले मनोवैज्ञानिक है गुड के अनुसार, यानी गुड मनोवैज्ञानिक है, ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं सूक्ष्म वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तथा तात्कालिक ज्ञान है। यानी कि जो गुड मानते हैं, ये कहते हैं कि जो सूझ है, यानी जो सूझ उत्पन्न हो रही है, वो वास्तविक स्थिति का आकस्मिक यानी कि तुरंत और निश्चित तथा तत्कालिक ज्ञान है। यानी कि किसी भी परिस्थिति में आपको तुरंत आपके मस्तिष्क में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं आप उसको कर देते हैं, बस वही सूझ हो जाती है और वही स्थिति हो जाती है कि आकस्मिक आपके अंदर कोई विचार आया, कोई सूझ उत्पन्न हुई, जो कि एक निश्चित और तत्कालिक ज्ञान कहलाता है। ये किसका मानना है? ये गुड का मानना है। अगर अगले पॉइंट पे चलते हैं, यानी सूझ द्वारा सीखना क्या होता है, यानी कि कैसे हम मान सकते हैं कि सूझ द्वारा सीखा जा सकता है, या सूझ द्वारा हम जो सीखते हैं, तो सूझ द्वारा सीखना क्या होता है? व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है। यानी जो भी व्यक्ति होते हैं वो किसी भी कार्य को अगर सीखते हैं तो वो करके सीखते हैं। वह कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखकर सीखता है। और जो विभिन्न कार्य होते हैं उनमें से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको वो पहले दूसरों को करते हुए देखता है, उसके बाद वो कार्य करता है। यानी कि कुछ कार्य जो होते हैं वो व्यक्ति स्वयं करके सीखता है, और कुछ जो कार्य होते हैं उनको पहले वो दूसरों को करते हुए देखता है, फिर उसी प्रकार वो स्वयं भी करता है। परंतु कुछ कार्य हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम किसी से नहीं बताते हैं या किसी से नहीं पूछते हैं या नहीं देखते हैं, और अपने आप ही बिना बताए सीख लेते हैं। इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। यानी कि वे ऐसे कार्य जिनको हम बिना बताए स्वयं के द्वारा, स्वयं के अनुभवों के द्वारा या स्वयं की सूझ के द्वारा या स्वयं की जो जिज्ञासाएं होती हैं उनके द्वारा जो हम कार्य करते हैं, जो कार्य हम सीख लेते हैं, तो इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहलाता है। यानी कि इस प्रकार का जो सीखना हुआ, स्वयं के द्वारा जो सीखना हुआ, यह सीखना सूझ द्वारा सीखना कहलाएगा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि कोहलर ने सूझ द्वारा अधिगम को आहा अनुभव अथवा प्रकाश की किरण या बोल्ट ऑफ लाइट के रूप में समझाया है।
यानी कि जो कोहलर हैं इन्होंने बताया है कि जो सूर्य द्वारा अधिगम होता है उसको इन्होंने आहा अनुभव अथवा प्रकाश की किरण के रूप में अथवा बोल्ट ऑफ लाइट के रूप में बताया है। यानी कि इनका मानना ये है कि जो बालक होता है या कोई भी व्यक्ति होता है वो नहीं सीख पा रहा है, फिर अचानक से उसके अंदर एक सूझ उत्पन्न होती है और वो किसी भी कार्य को जो नहीं कर पा रहा होता है उसको वो कर लेता है, तो वो अंधेरे में प्रकाश की किरण के जैसे होती है, ये कोहलर का मानना है। तो जिस प्रकार अंधेरे में अचानक से प्रकाश की किरण उत्पन्न हो जाती है और हमको रास्ता दिखाई देने लगता है, ठीक उसी प्रकार कोहलर ने बताया कि जो अधिगम होता है वो सूझ के द्वारा होता है कि कोई कार्य अगर नहीं कर पा रहे होते हैं, फिर अचानक से मस्तिष्क में एक सूझ उत्पन्न होती है, एक विचार उत्पन्न होता है और उसके द्वारा हम वो कार्य सीख लेते हैं। इसीलिए इस प्रकार से जो सीखना है उसको कोहलर आहा अनुभव अथवा प्रकाश की किरण या बोल्ट ऑफ लाइट के रूप में मानते हैं। फिर नोट करके एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो मैक्स वर्दीमर हैं जो कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1912 में थॉर्नडाइक के विचारों का खंडन करते हुए कहा था कि प्राणी प्रयास व त्रुटि से नहीं सीख सकता। यानी कि जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो प्राणी होता है वो प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है, लेकिन इनकी इस बात का विरोध करते हुए मैक्स वर्दीमर ने कहा कि जो प्राणी होता है वह त्रुटि वो प्रयास के द्वारा नहीं सीखता है बल्कि वह सूझ के द्वारा सीखता है। ये मैक्स वर्दीमर ने थॉर्नडाइक की बातों का 1912 में खंडन किया, यानी कि उनकी इन बातों को नकारा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कोहलर के प्रयोग, यानी कि जो कोहलर थे इन्होंने किस पर प्रयोग किए और कौन कौन से प्रयोग किए। तो इस सिद्धांत के संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं, यानी कि जो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है या जो गेस्टाल्टवादियों का जो सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत के संबंध में बहुत सारे प्रयोग किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रयोग कोहलर के हैं। यानी कि इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रयोग किसके माने गए हैं, कोहलर के माने गए हैं। उन्होंने चिंपांजियों पर कई प्रयोग किए। उन्होंने किस पर प्रयोग किए, चिंपांजियों पर सबसे ज़्यादा प्रयोग किए। इन चिंपांजियों में सुल्तान नामक चिंपांजी अधिक बुद्धिमान था। यानी कि जो बहुत सारे उन्होंने जितने भी चिंपांजियों पर प्रयोग किए, उन चिंपांजियों में एक जो चिंपैंजी बंदर था जिसका नाम सुल्तान था वो अधिक बुद्धिमान था। इसीलिए कोहलर के प्रयोगों में सुल्तान पर किए गए प्रयोग अधिक प्रसिद्ध हैं और उन्होंने उस सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पर उन्होंने प्रयोग किए और ये प्रयोग जो कि सुल्तान नामक बंदर पर किए गए थे वो अधिक प्रसिद्ध हुए। अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कोहलर थे इन्होंने चिंपैंजी जो बंदर था उस पर प्रयोग क्यों किए, तो क्योंकि जो चिंपैंजी होता है उसके जो डीएनए होते हैं वह मानव के साथ में 99% डीएनए साझा करता है। यानी कि जो चिंपैंजी बंदर होता है उसके लक्षण और जो मानव होते हैं उसके लक्षण अधिकतम मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए उन्होंने चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किए ताकि जो भी रिजल्ट निकल के आए वो सारे रिजल्ट उसी प्रकार से फॉलो हो सके, उसी प्रकार मानव पर फॉलो हो सके जिस प्रकार से चिंपैंजी बंदर या वनमानुष जो था उस पर सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था उस पर जिस प्रकार फॉलो हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से मानव पर फॉलो हो सकें। तो चलिए हम बात करते हैं जो कोहलर थे इन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया था सुल्तान नामक बंदर पर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुल्तान नामक जो एक बंदर था उसको पिंजड़े में बंद कर दिया तथा पिंजड़े की छत से, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि इसको इन्होंने एक पिंजड़े में बंद किया और पिंजड़े की छत से इन्होंने केले को लटका दिया, ठीक। और उसी पिंजड़े में इन्होंने 2-3 बॉक्स रख दिए और वो जो केला था वो इतनी दूरी पर था ताकि जो बंदर है वो मतलब नीचे फर्श से अगर उसको उछल के अगर वो पाना चाहे तो वो पा ना सके, इतनी वह दूरी पर था। और उन्होंने कुछ प्रयोग करने चाहे और इसके लिए उन्होंने 2-3 बॉक्स को वहाँ पर रख दिया। तो पहले क्या होता है कि जो चिंपैंजी बंदर होता है ये क्या करता है, ये सबसे पहले उछल के उन केलों को प्राप्त करना चाहता है। तो जो केले होते हैं वो अधिक ऊंचाई पर होने के कारण वो उनको नहीं पा पाता है। तो वो क्या करता है, वो आसपास कुछ देखता है, आसपास इधर उधर देखता है तो उसको बॉक्स रखे हुए दिखाई देते हैं। फिर बॉक्स को वो क्या करता है कि जो 2-3 बॉक्स होते हैं वो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखता है, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा बॉक्स रखता है। इस प्रकार करके वह 2 बॉक्स जब रखता है फिर उन बॉक्सों के ऊपर चढ़ करके वह केलों को प्राप्त कर लेता है और फिर जो वो होता है वो केले को पा लेता है और उनको खा करके अपनी जो भूख होती है उसको मिटाता है। तो इस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने क्या पाया कि इन्होंने प्रयोग में यह निष्कर्ष निकला कि केले तक पहुंचने के लिए जो वो चिंपैंजी बंदर था उन्होंने बक्से को एक के ऊपर एक रखना शुरू किया और अंततः उसने एक के ऊपर एक रख करके फिर उसके ऊपर चढ़ करके वो अपने केले को प्राप्त कर लिया। तो
तो इस प्रकार इन्होंने बॉक्स की जो समस्या थी, बॉक्स के द्वारा जो केले प्राप्त करना था, तो उसके द्वारा इन्होंने सूझ का प्रयोग करके इसका प्रयोग का निष्कर्ष इन्होंने निकाला। फिर इन्होंने दूसरा प्रयोग क्या किया, इन्होंने दूसरा प्रयोग एक छड़ी के द्वारा किया। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो चिंपैंजी बंदर, इसके हाथ में एक छड़ी है। तो कोहलर ने सुल्तान को पिंजड़े में बंद करके पिंजड़े में एक छड़ी रख दी। यानी कि जो पिंजड़ा, जिस पिंजड़े में सुल्तान को बंद किया गया था, उसी पिंजड़े में इन्होंने छड़ी रख दी। और छड़ी, दो छड़ी वो इस प्रकार थी कि वो दोनों छड़ी आपस में जुड़ सकती थी। और उन्होंने दो अलग अलग छड़ी उठाकर रख दी और फिर पिंजड़े से बाहर उन्होंने केले को रख दिया। फिर पिंजड़े से बाहर उन्होंने केले को रख दिया। तो पहले जो चिंपांजी बंदर था, उसने हाथ के द्वारा उन केले को प्राप्त करना चाहा, लेकिन उन हाथों से वो केले पहुंच से दूर थे, इसलिए उनको वो प्राप्त नहीं कर सका। फिर उसने एक छड़ी उठाई, फिर एक छड़ी से उनको प्राप्त करना चाहा, तो तब भी जो केले थे वो उसकी पहुंच से दूर थे। फिर उसने कुछ सोचा, इधर उधर टहला, फिर उसने दूसरी छड़ी उठाई और उस दूसरी छड़ी को पहली छड़ी में इस प्रकार मिलाया कि दोनों आपस में जुड़ गई। और फिर जब दोनों आपस में जुड़ गई, उसके बाद वह जो बंदर था, उसने खिड़की से बाहर उन केले तक उस छड़ी को पहुंचाया। तो उसने पाया कि वह केले को छड़ी के माध्यम से प्राप्त कर लिया और अपनी भूख मिटा ली। यानी कि उन छड़ियों को जोड़ करके उसने केले प्राप्त कर लिए। तो इसके द्वारा इन्होंने क्या प्रयोग निकाला, इन्होंने निकाला कि केले तक पहुंचने के लिए छड़ी का जो प्रयोग था, वो संभावित पूर्व अनुभवों तथा छड़ियों को जोड़कर बड़ी छड़ी बनाना था। और इस प्रकार उसने अपनी सूझ के द्वारा बड़ी छड़ी बनाकर, यानी चिंपैंजी ने, जो सुल्तान नामक बंदर था, उसने अपने सूझ के द्वारा दोनों छड़ियों को आपस में जोड़कर छड़ी को बड़ी बनाया और केले को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार कोहलर ने अपने दो प्रयोग किए, पहला जो कि बॉक्स समस्या प्रयोग था और दूसरी जो कि छड़ी समस्या का प्रयोग था। इस प्रकार से इन्होंने अपने दो प्रयोग किए। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, शैक्षिक निहितार्थ। यानी कि यह जो सिद्धांत है, कोहलर का जो ये सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि सूझ का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में या जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन की जो व्यवहारिक उपयोगिता है, उनमें यह सिद्धांत किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो समग्रता पर आधारित इस सिद्धांत के कुछ शैक्षिक निहितार्थ तथा व्यवहारिक उपयोगिता निम्नवत है। तो यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत उच्च बुद्धिमत्ता वाले छात्रों पर ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यह जो सिद्धांत है, सूझ का जो सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत जो उच्च बुद्धिमत्ता वाले छात्र हैं उन पर ज़्यादा उपयोगी है। ये आप ध्यान से, जो पॉइंट हैं ये आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो शैक्षिक निहितार्थ हैं यहाँ से पॉइंट जरूर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो गेस्टाल्टवाद का जो ये सिद्धांत है, यह शिक्षा में किस प्रकार उपयोगी है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला पॉइंट है, पाठ्यक्रम निर्माण तथा संगठन में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि यह जो सिद्धांत है, गेस्टाल्टवादियों का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो उपयोग है वह पाठ्यक्रम निर्माण तथा जो शिक्षा के जो विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, उन संगठनों में इन सिद्धांत का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यह सिद्धांत गणित तथा विज्ञान जैसे कठिन विषयों के शिक्षण में प्रभावशाली है। यानी कि यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत गणित तथा विज्ञान जैसे जो कठिन विषय हैं, उन विषयों के शिक्षण यानी उनको पढ़ाने में, उनको समझाने में यह सिद्धांत अधिक प्रभावशाली या अधिक उपयोगी है। यह अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत रटंत अधिगम का खंडन करता है। यानी कि यह सिद्धांत, क्योंकि यह सूझ पर आधारित है, तो सूझ पर आधारित से मतलब यह है कि आप किसी भी चीज़ को समझ के उसके बारे में अच्छे से जान करके ही सीखेंगे। तो यह सिद्धांत रटंत अधिगम का खंडन करता है और सूझ के द्वारा सीखने पर अधिक बल देता है। अंतिम और लास्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। यानी यह जो सिद्धांत है वो विभिन्न प्रकार के जो रचनात्मक कार्य होते हैं, उन कार्यों के लिए यह उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य इस सिद्धांत के द्वारा किए जा सकते हैं। तो यह था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे सूझ का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। आशा करता हूँ मैंने यह जो पूरा टॉपिक है बहुत ही सरलता से, बहुत ही कम समय में और आसान सी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।